नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मिस्री चित्रकला के इतिहास, उसका विकास और किन किन राजवंशों के समय में यह कला फलीभूत हुई, किस प्रकार के उनके प्रतीक चिन्हों में बदलाव आया, किन किन विषयों का चित्रण का विषय बनाया गया, किस प्रकार से ये मिस्री कला आगे बढ़ती रही, इसके बारे में हमने देखा। अब हम इसमें मिस्री कला की विशेषताओं की जिक्र करेंगे। मिस्री कला का समुचित अध्ययन तब तक यहाँ संभव नहीं है जब तक कि उस सुदीर्घ काल विस्तार को ध्यान में न रखा जाए जिसमें कि यह विकसित हुई। यानी कि जितने भी राजवंशों की कला थी उसको हमें इसमें ध्यान में रखना होगा। पाषाण युगीन गुफा चित्रकला को छोड़कर यह अनिवार्य राजकीय कला रही। यानी अगर हम पाषाण युगीन गुफा चित्रों को छोड़ दें तो यह हमेशा से एक राजकीय कला के रूप में इसका विकास हुआ। जिन्हीं युगों में फ़िरौनी शासन सर्वाधिक सुदृढ़ रहा था, उन्हीं युगों में मिस्री कला ने भी उन्नति की और सम्राटों के पतन के साथ ही इस कला का भी पतन हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे मिस्री शासन की राजधानी बदलती रही, कलात्मक गतिविधियों के केंद्र भी बदलते रहे। यानी जैसे जैसे सम्राट ने अपनी राजधानी बनाई, स्वाभाविक था कि उनके अनुसार ही कलात्मक गतिविधियों के केंद्र बदलना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त थीब्स तथा मेम्फिस जैसे बड़े बड़े नगरों में भी कलाकारों ने विशाल चित्रशालाएं स्थापित कर ली थी। यानी थीब्स और मेम्फिस ये दो बड़े नगर थे जहां कलाकारों ने अपने विशाल चित्रशालाएं स्थापित कर ली थी। सम्राटों का अनुकरण करने वाले स्थानीय शासनाधिकारियों इन कलाकारों के संरक्षक थे और प्रत्येक नगर में एक छोटा सा मंदिर होता था जो एक प्रकार से संग्रहालय का कार्य करता था। इसमें अनेक प्रकार के वस्त्रों, आभूषणों, कलाकृतियों का भंडार रहता था। ऊंचे अधिकारी अपने हेतु शानदार समाधियां बनवाते थे। ये समाधि गृह किसी भी दरबार से कम वैभवपूर्ण नहीं होते थे। नील नदी के किनारे बनी समाधियां इस ऐश्वर्य की मौन गाथा आज भी कह रही हैं। अगर उनको देखा जाए तो इनसे सारी स्थितियां हमें क्लियर हो जाती हैं। आज हमें इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है कि इन समाधियों को बनाने और अलंकृत करने वाले कलाकार कौन थे, किसने इनकी योजनाएं बनाई और किसने उन योजनाओं को कार्य रूप में परिणत किया। शिल्पियों ने चित्रों अथवा प्रतिमाओं पर कहीं भी अपने नाम के चिन्ह नहीं छोड़े, यानी उन्होंने अपना नाम कहीं पर भी नहीं लिखा। इसलिए उनके किसने बनाए, कैसे बनाए, इसका कहीं विवरण हमें प्राप्त नहीं होता। कुछ सम्राटों की प्रशंसा में जो अभिलेख लिखे गए उनमें सम्राटों को अनेक गुणों से अलंकृत कर कहा गया है और उन्हें कारीगर की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। मिस्र में सभी प्रकार के कलाकार कारीगर या मिस्री भाषा में अगर हम कहें तो हेमूत कहे जाते थे। हेमू का अर्थ यहाँ कार्य से है। मिस्र की दूसरी जो विशेषताएं लेते हैं तो वो प्रकृति से संबंधित हम ले सकते हैं कि मिस्र की कलाएं स्थानीय प्रकृति से बहुत अधिक प्रभावित रही। वहाँ की पर्वतमालाओं की नीची क्षितिज रेखा के अनुकरण पर प्राकृतिक दृश्यावली के अनुरूप ही भवनों तथा पिरामिडों की रचना की गई। सड़कें तथा नहरें सक्रिय होने के कारण दो नावें अथवा दो व्यक्ति भी कहीं कहीं एक साथ नहीं निकल सकते थे। यही बात यहाँ के चित्रों में भी देखने को हमें मिलती है। यानी वो अनुकरणवाद था। उन्होंने वहाँ की जो नदियाँ सक्रिय थी तो नदियाँ सक्रिय होने के साथ ही उन्होंने भी अपने उस चित्रों में इस प्रकार से दिखाया। दीवारों पर लंबी लंबी आयताकार पट्टियाँ बनाकर जुलूसों के समान आकृति संयोजन किया गया। जहाँ कहीं कलाकार ने स्वतंत्रता से कार्य किया है वहाँ इसके विवाद भी हमें मिल जाते हैं। मिस्र की कला सपाट है, ये परिप्रेक्ष्य या दृष्टि भ्रम उत्पन्न नहीं करती। यानी बिल्कुल प्लेन सपाट जो कलर भरे गए हैं और परिप्रेक्ष्य या दृष्टि भ्रम उत्पन्न नहीं करती। यानी यहाँ परिप्रेक्ष्य का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया है। छाया प्रकाश या रंग से गहराई का प्रभाव भी नहीं दिया गया है। यहाँ कलाकारों ने छाया प्रकाश या उनमें डेप्थ जो होती है, गहराई, वो उसका भी प्रभाव
हमें दिखाई नहीं देता, यानी उन्होंने इस चीज़ को भी नेगलेक्ट किया। मिस्री कलाकार ने क्षैतिज तथा ऊर्ध्व धरातलों को एक साथ भी चित्रित किया है। ये बड़ी उपलब्धि उनकी हम मान सकते हैं। किसी पर्यक के 5 चित्रित पांव चित्रित करने के उपरांत सम्मुख परिप्रेक्ष्य में ही ऊपरी भाग का अंकन कर दिया गया है, मानो ऊपर से देखा गया हो। यानी इस प्रकार का चित्रण कैसा लगेगा, जैसे मानो हमने ऊपर से उसको रेखांकित किया हो। उद्यानों, तालाबों आदि को भी वर्ग अथवा आयत के रूप में अंकित किया गया है और मानवाकृतियाँ सीधी खड़ी हुई अथवा पार्श्व मुद्रा में चित्रित हैं। आगे पीछे की आकृतियाँ नीचे ऊपर तिरछे क्रम में अंकित रहती हैं। आकृति की प्रमुख विशेषताएं ही यहाँ अंकित की जाती हैं। परिप्रेक्ष्य से आकृतियों में विकार उत्पन्न होता है और दूर की वस्तुएं छोटी हो जाती हैं। वृत्त, वलय अथवा बादाम में बदल जाता है और वर्ग शक्कर पारे की भांति दिखाई देने लगता है। मिस्री कलाकार ने इन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं किया। उसके हेतु सभी वस्तुओं का एक आदर्श रूप है और उसी में उन्हें अंकित किया गया है। निकट और दूर की मनुष्याकृतियाँ परिप्रेक्ष्य के बजाय महत्व के अनुसार छोटी बड़ी चित्रित हुई हैं और ये प्राय देवता, राजा अथवा सामंतों के वर्गों में विभक्त हैं। पशु प्राय पार्श्व मुद्रा में हैं, जिससे कि इन्हें सरलता से पहचाना जा सके, पहचानने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं हो। फिर भी वे रूढ़ रूपों में चित्रित नहीं हैं। पक्षी उड़ते हुए, फुदकते हुए तथा पंख बंद करके उतरते हुए बनाए गए हैं। वृषभ गर्दन मोड़कर पीछे देखते, तंग करने वाले बच्चों से दूर भागते हुए अथवा भूमि कुरेदते हुए चित्रित किए गए। यानी अनेक इनकी दशाएं यहाँ चित्रित देखी जा सकती हैं। उनका द्वंद्व युद्ध भी अंकित किया गया है। कहीं कहीं वो आपस में लड़ते हुए भी दिखाए गए हैं। मनुष्य का सिर पार्श्व स्थिति में, सम्मुख नेत्र, सम्मुख स्कंद, त्रिपार्श्व कटी एवं दोनों पैर पार्श्व स्थिति में चित्रित हैं। कार्यरत व्यक्ति को प्राय एक स्कंद वाला ही दिखाया गया है। वहीं मिस्री कलाकार मनुष्य का छायाचित्र बिना विकृति के और सही भी अंकित कर सकता था। यह पार्श्व मुद्रा वाली मूर्तियों के रेखांकन से स्पष्ट ज्ञात होता है। फिर भी ऐसे चित्र बहुत कम हैं। पंक्तिबद्ध व्यक्ति समूह चित्रित करने में सबसे आगे वाली आकृति बनाकर उसके पीछे समान आकार वाली अन्य आकृतियों के अग्रभाग का चित्रण कर दिया जाता था। गधों के कान, वृषभों के सींग, जलयानों के मस्तूल एवं सैनिकों के सिर सब एक ही तल पर चित्रित किए गए हैं। इसे त्रुटि नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि मिस्र का कलाकार परिप्रेक्ष्य पर ध्यान नहीं देता था। यह हमें बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए और सभी रूपों को शास्त्रीय आकारों में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता था। जाति, लिंग तथा पद का भेद रंगों, आभूषणों, वस्त्रों तथा अन्य उपकरणों से इंगित किया गया है। और ईश्वर का सिर पशु के समान है। हाथोर देवी के गाय का सिर है या वह गाय के सींग पहने है। यानी वहाँ की जो हाथोर देवी थी उसको गाय का सिर या सींग पहने हुए चित्रित किया गया है। चंद्रमा का सिर बांझ पक्षी के समान है, जिसके ऊपर मुकुट की भांति पूर्ण चंद्रमा या बाल चंद्र सुशोभित है। सूर्य को फिनिक्स पक्षी से दिखाया है, जिसके सिर पर सूर्य है। आइसिस देवी के सिर पर कुर्सी है और उसके हाथ हवा में फैले हैं। आकृतियों के यह रूप हजारों वर्ष तक अपरिवर्तित रहकर निरंतर चित्रित होते रहे। कुछ स्मारकों में प्रतिमाओं को उत्कीर्ण किए बिना ही दीवारों पर चित्रांकन किया गया है। यहाँ बिना पकाई ईंटों अथवा साधारण किस्म के पत्थर की भित्ति पर प्लास्टर चढ़ाकर चित्रांकन हुआ है। पत्थर से निर्मित अन्य स्मारकों में पहले भित्ति को समतल किया गया और उस पर पहले मोटा और फिर चिकना और मुलायम प्रस्तल करके काले रंग में भिगोए सूत को छापकर आड़ी रेखाओं द्वारा क्षेत्रीय खंड बांट लिए गए हैं। इनमें अनेक खड़ी रेखाएं खींची गई और जो आकृति चित्रण का आधार रही। कहीं कहीं वर्ग भी बनाए गए। चित्रकार के पास एक आरंभिक चित्र रहता था और प्राय उसी की प्रतिकृति उसे दीवार पर बनानी होती थी। यानी दीवार पर बनाने से पहले वो इसका प्रारंभिक चित्र बना लिया करते थे।
चित्रकार के पास एक इस प्रकार आकृति चित्रण की रेखाएं प्राय दृढ़ और निश्चित हैं, यानी उनमें कोई चूकने वाली कोई चीज़ नहीं है। इनमें कहीं कहीं सुधार भी किया गया है, यानी जहाँ कोई कुछ गलती हुई है तो सुधारने का भी प्रयास देखा जा सकता है। कहीं कहीं बिंदु में रेखाओं से भी ये कार्य हुआ है। चित्र रंगने के पश्चात लाल या काले रंग से सीमांकन करते थे। रंगों को बारीक पीसकर पानी तथा कुछ गोंद भी मिलाया गया है, क्योंकि गोंद या पानी में पीसकर और गोंद मिलाने से वो स्थायित्व ले लेते थे। खजूर की डंडी को कुचलकर उसकी तुलिका बनाते थे। हल्के भूरे अथवा नीले रंग की पृष्ठभूमि में चमकदार रंगों से आकृतियों को स्पष्टता तथा प्रौढ़ता से यहाँ इन चित्रकारों ने उभारा है। छाया प्रकाश की पद्धति का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है। प्राय लाल रंग से पुरुष देह, पीले रंग से नारी शरीर एवं नीले, हरे, श्वेत तथा काले रंगों से विभिन्न पशुओं एवं अन्य वस्तुओं का चित्रण हुआ है। प्रत्येक रंग अनेक रंगतों में उपलब्ध था। समय तथा जलवायु के प्रभावों से ये रंग उखड़ गए हैं, फिर भी कहीं कहीं इनके अवशेष मिल जाते हैं। मिस्र की कला प्रधानतः पैरामिडों, रंगीन मूर्तियों, रंगीन रिलीफ चित्रों तथा तक्षण के अन्य रूपों से संबंधित हैं, जिनमें रंगों का भी प्रयोग हुआ है। भित्ति चित्र कम संख्या में उपलब्ध हैं। संभवतः लीलन आदि पर भी चित्रकारी की गई, जिसका एक उदाहरण हिप्पो आखेट का एक दृश्य है। भित्ति चित्रों के उदाहरण प्रवर्ती काल से के ही अधिक हैं। पेपिरस नामक वृक्ष की छाल पर इनका धार्मिक ग्रंथ लिखा जाता था। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि पेपिरस नाम के वृक्ष की छाल पर इनका धार्मिक ग्रंथ लिखा जाता था, जिसे मृतकों की पुस्तक कहते थे। शासकों के शव के साथ इसे भी दफन कर दिया जाता था। ये पुस्तक लिखने के पश्चात ही इसको भी दफन कर दिया जाता था। ऐसी कई पुस्तकों में मृत्यु के पश्चात के जीवन का यहाँ चित्रण हुआ है, जैसे आत्मा का दूसरे लोक में प्रवेश, मृत व्यक्ति का हृदय तोला जाना, किंतु इस प्रकार के पुस्तक चित्र अधिक नहीं मिले हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में इस प्रकार का एक ग्रंथ सुरक्षित है और इसकी आकृतियाँ तथा संयोजन में वे ही विशेषताएं हैं जो उत्कीर्ण तथा रंगीन भित्ति चित्रों से मिलती हैं। मिस्री कला की आविष्कारक प्रवृत्ति, इसकी विविधता और प्राणवत्ता हमें आश्चर्यजनक रूप से अभिभूत कर लेती है। यहाँ के वास्तुशिल्प, मूर्तिकार, चित्रकार, पाषाण शिल्पी एवं आभूषण निर्माता विदेशी आदर्श का आश्रय लिए बिना ही अद्वितीय रूपों के सृजन में सफल हुए। भीमकाय पाषाणों से लेकर लघु चित्रों तक उन्होंने समान भाव से कार्य किया है। अपनी कलाकृतियों के द्वारा देवताओं एवं सम्राटों की वंदना की है तथा सौंदर्यपूर्ण आनंद का सृजन किया है। इस विशाल कार्य में उन्होंने असीम धैर्य का परिचय दिया है। कला के क्षेत्र में मिस्रवासी यूनानियों से स्पर्धा करते हुए अन्य समस्त प्राचीनों को पीछे छोड़ जाते हैं। पिरामिडों और भवन, मूर्ति और चित्र सभी में उन्होंने अपनी कुशलता तथा अनेक प्रकार की विचित्र आकृतियों में शैली की मौलिकता का परिचय दिया है। उनके द्वारा निर्मित कतिपय भवन अपनी पूर्णता में ग्रीक उपासना गृहों का स्मरण कराते हैं। उनकी कुछ प्रतिमाएं युग युग तक महान कलाकृतियों के रूप में आज भी समादृत होती रहेंगी। अपने चित्रों में उन्होंने उस जीवन की अमर झांकी छोड़ी है जो अपूर्व उल्लास में था। नील नदी की घाटी की मिस्री कला, पीत नदी की चीनी कला तथा सिंधु घाटी की भारतीय प्रागैतिहासिक कलाओं के कुछ रूप अंधविश्वासों, अंत्येष्टि संस्कारों अथवा पूजा आदि से संबंधित हैं। इस प्रकार से ये कुछ विशेषताएं मिस्री कला की हैं जिनका अभी अपन ने विवरण प्रस्तुत किया था। मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इसके जो भी PDF नोट्स होंगे मैं अति शीघ्र भेजूंगा और उनका साथ में इस वीडियो को तो सुनना ही है, साथ में उनका भी अध्ययन वो करते रहें। धन्यवाद।